हिसार की इस ऐतिहासिक जगह पर स्वागत है। इससे पहले भी आप लोग यहाँ आए होंगे, निश्चित तौर पर आए होंगे, और हो सकता है मेरे साथ आने का मौका मिला हो या फिर आप अलग भी आए हों। जो स्टूडेंट मेरे साथ आए हैं पहले, उनके लिए हो सकता है ये रिपीटिशन हो, बाकी सब के लिए एक नया आइडिया रहेगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों को किले के बारे में बताऊं और किले की अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको साझा करूं, मैं थोड़ा सा इस जगह के बारे में, हिसार के बारे में आपको जानकारी दूंगा और फिर प्रयास करूंगा कि जब हम इस किले में घूमें, देखें, बातचीत करें, सामान्य तौर पर ये ईंट, ये पत्थर, ये दीवारें जो अभी कुछ नहीं बोल रही हैं, उस समय बोलेंगी, एहसास कराएंगी और हम उस युग से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे ही हम सभी यहाँ पर एक परिवार के सदस्य हैं। आपके नाम के साथ कॉलेज का नाम और हमारा नाम जुड़ा है और पिछले तकरीबन 27 साल से मैं यहाँ बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। कभी मेरे बच्चे ना तो शिकायत का मौका देते हैं और ना किसी को कहने की बात रखते हैं। यही कारण है कि यदि आपने कहा होगा कि दयानंद कॉलेज से आए हैं तो उन्होंने एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं की होगी और किसी से आधार कार्ड भी जरूरत नहीं पूछा होगा, क्योंकि ये कमाया गया है। एनीवे, सो सबसे पहले बच्चों ग्रुप बड़ा कर लो। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि सर्कल बड़ा हो जाए और एक दूसरे के पहले मेरे साथ जो टीचर्स आए हैं उन लोगों को, उन साथियों को आप लोगों से परिचित कराता हूं ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना और आसान हो और आज हम अपनी टीम को बेहतर ढंग से समझ सकें। हमारे साथ, क्योंकि आज ये 2 डिपार्टमेंट्स के बच्चे कंबाइन हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ बच्चे हैं, तो ये मानते हैं वो हमारे ही हैं, अपने आप को अलग ना मान के चलें। तो मेरे साथ डिफेंस डिपार्टमेंट से डॉक्टर प्रमोद और डॉक्टर रविंद्र जी हैं, जो हमें डिफेंस के बच्चों के साथ जोड़ते हुए पहले भी मेरे साथ किले में आए हैं, उन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है। दीपेंद्र जी कंप्यूटर साइंस से हैं और हमारे साथ पहले भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते रहे हैं। आज हमारे इस ग्रुप में 2 मैम जो हैं वो मैनेजमेंट से आई हैं और मैडम सुरुचि शर्मा को किसी मजबूरी के चलते हुए या फिर हिस्ट्री के सर को किसी मजबूरी के चलते हुए आज छुट्टी लेनी पड़ी, तो हमने इन कलीग्स को दिया है। तो इसमें मैडम समृति जी हमारे पास हैं, मैडम डॉक्टर रीना हमारे साथ हैं। तो ये हमारी टीम है और साथ में हमारे सुरेंद्र जो हमारे ऑफिस को हमारे साथ मेंटेन करते हैं साथ में। तो आज हम इस किले के बारे में, इस इलाके के बारे में, इस जगह के बारे में कुछ बातें साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक जानकारी नहीं कि हम किसी हिस्टोरिकल साइट पे गए और हमने देखा वही, बल्कि आपके जीके के लिहाज से, आपके कंपटीशन के लिहाज से बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम साझा कर पाएंगे। तो प्रयास करूंगा कि बात लंबी भी ना खींचे और ज़रूर ये हो जाए। पेज ये चल रहे हैं, एक डिफेंस का और एक हिस्ट्री का, इन पे आप अपने साइन वगैरह करते चलना और इन चीज़ों को देख लेंगे। एनीवे, सो बच्चों, हम आज जहाँ खड़े हैं यहाँ से वर्तमान हिसार की बुनियाद बनती है। हिसार मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है किला। तो इस जगह का, इस शहर का मूल जो नाम है वो है हिसार ए फिरोजा, जिसका अर्थ लिया जाता है
फिरोज का किला। और यदि फिरोज को भी मैं अरबी भाषा में मान लूँ, क्योंकि फिरोज भी अरबी भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है विजेता। तो इस दृष्टिकोण से इस जगह के दो मतलब हुए, एक फिरोज का किला और दूसरा हुआ विजेता किला, विक्टोरियस फोर्ट। तो इनको जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हिसार ए फिरोजा क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया में 3 हिसार हैं। एक हिसार ईरान में तेहरान के पास है, एक कजाकिस्तान में है और एक जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर है। और हमारा जो हिसार है वो उन दोनों हिसारों से बड़ा भी है और व्यवस्थित भी है। तो दुनिया के अलग अलग जगह के चलते हुए हम जो वर्तमान हिसार है उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत संक्षेप में आप लोगों से बात करूं, यदि इस इलाके में इंसान के होने के प्रमाण की बात करते हैं तो ये इलाका बहुत समृद्ध इलाका है। उस दृष्टि से बहुत रिच यहाँ की व्यवस्था रही है। आप यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर राखीगढ़ी की बात करते हैं, जहाँ से हमें 7000 साल पहले का इंसान और उसकी गतिविधियाँ देखने का मौका मिला है। और आज दुनिया में सबसे अधिक जिस जगह पर रिसर्च हो रही है वो राखीगढ़ी है। 76 देशों के लोगों के साथ तो मैंने काम किया है और 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लोग यहाँ पर रिसर्च के लिए आ चुके हैं। तो आप राखीगढ़ी जब जाते हैं वहाँ आपको टीले दिखते हैं, या फिर आम भाषा में कहें तो आपको बिटोड़े दिखते हैं, और उसके ऊपर दुनिया रिसर्च कर रही है। हम उसके बारे में क्या जानकारी लेते हैं, अभी नवंबर के लास्ट में वहाँ टीम आएगी और टीम की जब खुदाई होगी उस समय चर्चा होगी, तो वहाँ हम उस पर बात करेंगे, आज नहीं। तो इधर साथ में हम सीसवाल देखते हैं आदमपुर के पास, या फिर इधर पास में खानकपुर देखते हैं, खानक जो है, या फिर मसूदपुर देखते हैं हांसी के पास। ये वो सारी जगह हैं जो हमारे आसपास हैं जहाँ पर इंसान के काफ़ी पहले से रहने के प्रमाण हैं। उकलाना के पास मुगलपुरा एक बिल्कुल नई ताज़ी साइट है जो अभी मई में ही सरकार ने नोटिफिकेशन किया है, और हो सकता है आपको खुशी हो, वो साइट मेरी साइट है, मैंने उसको खोजा है और एक समय में शायद वो भी उसी तरह से पॉपुलर हो पाएगी जैसी हो। तो एनीवे, यदि मैं किताबों की दृष्टि से देखूं, जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें 3 तरह के कुरु की जानकारी मिलती है। मुख्य कुरु जो कुरुक्षेत्र, मेरठ और हस्तिनापुर के साथ था, कुरु जिसको हम खांडव प्रस्थ या इंद्रप्रस्थ कहते हैं, दिल्ली के आसपास था, और एक कुरु वो जिसमें हम यहाँ खड़े हैं, इसका नाम कुरु जंगल था। कम से कम वैदिक साहित्य में कुरु जंगल 15 बार से ज़्यादा बार चर्चा में आया है, उसको हम देख पाते हैं इस कड़ी में। उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करते हैं, उसमें जिक्र आता है, बाण की हर चरित्र में जिक्र आता है, और लिटरेचर में लगातार जिक्र आता है। तो यूं कहिए कि ये इलाका ऐतिहासिक दृष्टि से उतना ही पुराना है जितनी भारत में सभ्यता, और उस सभ्यता की कड़ी में हम वर्तमान हिसार की बात करते हैं। तो उस हिसार की अपनी एक ऐतिहासिकता है, इसकी अपनी एक लेगेसी है, उसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ता हुआ सीधा यदि मैं विषय पे आऊँ, 1312 की बात मैं कर रहा हूँ, और एक व्यक्ति जिसका नाम था गाजी तुगलक, जो कि सेनापति था अलाउद्दीन खलजी का, और वो मुल्तान जीत कर आ रहा था, और उसकी वैसे ससुराल अबोहर थी, दिल्ली से उसका आना जाना नॉर्मल हुआ करता था। वो व्यक्ति जो है वहाँ से जीत कर आ रहा था, तो रास्ते में ये जगह थी और यहाँ 2 गांव थे, एक का नाम लारा कला और एक का नाम लारा खुर्द। लारा कला जो है वो
जो आज शमशान भूमि का आसपास का इलाका है, यहाँ हुआ करता था, और लारा खुर्द महावीर कॉलोनी में जहाँ पानी की टंकियां हैं उसके आसपास का इलाका था। और इन दोनों के बीच में एक जैन मंदिर जो जहाज पुल के पास है, यहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें छोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि विषय पे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो वो व्यक्ति जो है रात को स्टे करने के दृष्टिकोण से जो आज गवर्नमेंट कॉलेज और पंचायत भवन, उसके बीच में एक छोटा सा आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। वो बिल्डिंग एक मकबरा है, और वो मकबरा है प्राण पीर पादशाह का। तो प्राण पीर पादशाह एक फकीर था जो उस समय उसकी खानका थी, वो जिंदा था। तो उसने उसके पास स्टे किया। एक सेनापति एक फकीर के आश्रम में रुकता है और बातचीत होती है, और बातचीत में फकीर उसको ये कहता है कि गाजी, तू एक दिन हिंदुस्तान का सुल्तान बनेगा। तो बहुत बड़ा ख्वाब होता है किसी भी मंत्री को। आज हम कह दे तो एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, या किसी को कह दे कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो बांछें खिल जाती है, सारा कुछ होता है। एक सेनापति सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उसको एक फकीर ने कह दिया तो दिल्ली का सुल्तान बनेगा। और बच्चों, वो 1320 में बन भी गया। जब वो 1320 में बना तो उसने उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और हिसार को शाही शिकारगाह घोषित कर दिया। यानी मैं सुल्तान के तौर पर शिकार करने के लिए यदि कोई जगह पसंद आएगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, तो मैं हिसार आया करूँगा। और इस तरह से हिसार पहली बार घोषित तौर पर शिकारगाह घोषित हो गया। शिकार का जो ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर लोग अर्थ लेते हैं, वो ये लेते हैं कि कोई व्यक्ति आया और उसने बाण उठाया या तलवार उठाई और वो मारने के लिए चल दिया। शिकारगाह का ये मतलब नहीं होता, या ये अर्थ नहीं लेते। बेसिकली शिकारगाह का मकसद होता था आर्मी की मूवमेंट कराना। जैसे आज लड़ाई नहीं होती, फिर भी आर्मी मूवमेंट करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो शिकारगाह का मतलब होता था कि मुझे शिकार के लिए जाना है। अब खाली पड़े सैनिक, उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगी, उनकी मूवमेंट करनी है, 10,000 15,000, चलिए दिल्ली से हिसार शिकार के लिए जाना है। तो 4 महीने वो आएंगे, जाएंगे, रुकेंगे, मूवमेंट होगी, फिर इस तरह से होगा। ये मकसद हुआ करता था। शिकार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता था, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ती थी। तो उसके बाद बच्चों 1325 में उसकी डेथ हो गई। उसका बेटा जुन्ना खां शासक बना मोहम्मद तुगलक के नाम से, और उसने फिर इस परंपरा को जारी रखा, और उसने इस इलाके के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई, क्योंकि उसके भी नानके थे, अबोहर में आना जाना स्वाभाविक था। उसके पिता की सबसे पसंदीदा जगह थी, तो वो नॉर्मल आया करता था। लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसने अपना उत्तराधिकारी अपने कजन को बनाया, जिसका नाम फिरोज है, और वही फिरोज इसका फाउंडर है। तो युवराज के रूप में फिरोज 1343 में शिकार करने के लिए आया। शिकारगाह के रूप में जैसे नॉर्मल था, तो आर्मी से, अपने ग्रुप से वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया। उसकी आर्मी का कैंप आज के डाबड़ा और लाडवा के आसपास के इलाके में था, और वो घोड़े पर बैठा हुआ दौड़ता हुआ इस इलाके तक पहुंचा। और जहां पर आज गुरुद्वारा है, उसके पास जो थोड़ी सी जगह है, वहां पर वो बेहोश होके गिर गया। और बेहोश होके गिर गया तो एक लड़की लारा कला से लारा खुर्द जा रही थी, उसके हाथ में बाल्टी थी, ग्वालों की लड़की थी। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत बार हिस्ट्री में शब्दों के साथ लोग बाजीगिरी करके उसका अर्थ और अनर्थ बिगाड़ देते हैं। शब्द यूज होता है गुजरी। गुजरी यहाँ पर कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ध्यान रहे। अरबी भाषा में गुजरी ग्वाला परिवार को बोलते हैं। तो ग्वाला लोग जो पशु पालते हैं, उस परिवार की एक लड़की बाल्टी दूध की लेकर मूव कर रही थी, और उसने देखा कि कोई शाही लिबास वाला व्यक्ति यहाँ पर पड़ा है,
और उसको मालूम था कि यहाँ जो भी आदमी गिरता है वो पानी की कमी के चलते हुए गिरता है। उसने वो दूध उसके मुंह में थोड़ा सा डाला, उसको होश आया और फिर उसको वो मंदिर ले गई और उसके बाद इस फिरोज का यहाँ नॉर्मल आना जाना हो गया। 1351 में वो खुद सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद वो सबसे पहले आया हिसार और उसने गुजरी को कहा कि आप मेरे जीवन साथी बनिए और दिल्ली चलिए। उसने कहा दिल्ली नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ से हिसार की नींव जो है इस परंपरा के अनुसार बनी। तो 1352 में वो व्यक्ति मुल्तान जीतने गया और उसने फतेहाबाद की स्थापना की। उसका बेटा हुआ फतेह खां, इसलिए उसके नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की। फतेहाबाद को स्थापित करके फिर वो यहाँ आया। लारा कला और लारा जो खुर्द है उनके लोगों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर फिर उसने फैसला किया। तो इस किले के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका जो आर्किटेक्ट रहा वो रहा मलिक दान्याल नागौरी। सो अल्टीमेट जो है मलिक दान्याल नागौरी इस किले का वास्तुकार रहा और उसने इस किले के निर्माण की बातचीत की। और सीधे सीधी सी बात करें, सबसे पहले जहां पर हम खड़े हैं ये जगह लाट की मस्जिद है। इसको लाट कहने के पीछे हमारा मकसद इस मीनार से है। ये मीनार जो है मूलतः अग्रोहा में थी और अग्रोहा से फिरोज तुगलक ने इसको शिफ्ट करवाया। तो बच्चों ध्यान कीजिए कि इसके बीच में एक ब्लैक पत्थर है। ब्लैक पत्थर से नीचे का बिल्कुल इसका अलग पैटर्न है, इसके ऊपर का बिल्कुल अलग पैटर्न है। तो जो ब्लैक पत्थर से नीचे का हिस्सा है ये अशोक का हिस्सा, यानी ये अशोक की लाट है जो वहां से शिफ्ट की गई। फिरोज तुगलक ने ऐसी कई जगह शिफ्ट की। अग्रोहा से एक लाट वो फतेहाबाद ले गया, एक यहाँ लेकर आया और एक यमुनानगर के पास टोपड़ा से लाट उसने शिफ्ट करवाई। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास वो लाट आज भी काम करती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मूलतः जहां हम खड़े हैं ये बात और मैं क्लियर कर दूं, हम जमीन पे नहीं खड़े बल्कि पहली मंजिल पे खड़े हैं। जैसी बिल्डिंग हमें ये दिख रही है बिल्कुल ठीक इसी तरह की बिल्डिंग इसके नीचे भी है। और क्योंकि सुरक्षा के कारणों के चलते हुए उसको हम उस तरह से यूज नहीं कर पाए, इसलिए उसकी खुदाई नहीं हुई और वो परमानेंट डंप है। तो 27 मार्च 1354 को इस बिल्डिंग के निर्माण की शुरुआत हुई। सबसे पहला काम जो है ये मीनार यहाँ पर शिफ्ट की गई। इस मीनार के बाद पहली बिल्डिंग यहाँ से शुरुआत हुई, जो ये हम मस्जिद के तौर पर या एक बिल्डिंग को देखते हैं। मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, जैसा कि मैं आपसे लोगों से शेयर करूंगा। भारत में आप बिना मीनार की मस्जिद, यानी जहां भी मस्जिद देखेंगे आपको मीनारें मिलेंगी। केवल 2 ही जगह ऐसी हैं जहां बिना मीनारों की मस्जिद हैं, और वो 2 में एक बीदर में है और एक हम हिसार में पाते हैं। तो हिस्टोरिकली बहुत सी चीज़ों को हम बहुत से एंगल से देखते हैं, वहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। और फिर आप लोगों से ये कि यदि हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत बेचैनी हो, उनको कहने की ज़रूरत ना पड़े प्लीज़, और थोड़ा विषय को समझने का प्रयास करें। मैं पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर उपराष्ट्रपति आए तो उनको भी किला मैंने इसी दृष्टिकोण से दिखाया। हरियाणा के गवर्नर 5 गवर्नर देख चुके हैं इस किले को, मुख्यमंत्री देख चुके हैं। मैं उनको भी उसी अंदाज से बता रहा हूँ जिस अंदाज से आपको बता रहा हूँ। मेरी नज़र में आप लोगों की जो इम्पोर्टेंस है वो उनसे किसी तरह से कम नहीं है। तो इसलिए आप मेरी बात को उसी भावनात्मक तौर पर मेरे विषय के साथ जुड़ते हुए समझने का प्रयास करें, तो आप इसमें से बहुत कुछ नया निकालेंगे और एक मकसद होगा जिस मकसद के साथ हम यहाँ आए हैं। एनीवे, तो 23 मार्च 1354 को इसकी नींव रखी गई
और एक व्यक्ति है हफीम निजामी, वो डे टू डे कवरेज देता है कब कैसे क्या हुआ और इसका मटेरियल कैसे बनाया गया, और ये अक्टूबर 1356 तक बनकर तैयार हुआ। आज सिर्फ यही टुकड़ा किले का बचा हुआ है। इसको आप 2 या 2.5% हिस्सा कह सकते हैं, बाकी 97% हिस्सा डिमोलिश है। हम इसमें से सिर्फ काम ले रहे हैं, चला रहे हैं, इसको जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही एक एहसास है जहाँ से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ये किला, इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि मटेरियल जो है, जो आया है वो 2 जगह से आया है। या तो अग्रोहा में जो बिल्डिंग्स खत्म हो गई थी, लंबे समय तक ध्वस्त हो गई थी, वो मटेरियल यहाँ पर आया है, या फिर महेंद्रगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियाँ नरसई नामक जगह पर वहाँ से शिफ्ट हुई है, और पूरे के पूरे प्रोसेस से ये चीज़ें बनकर तैयार हुई। जब मूल तौर पर ये किला बनाया गया, इसके 4 गेट थे, जिनमें से एक गेट नागौरी गेट, एक गेट जिसको तलाकी गेट, एक गेट मोरी गेट और एक गेट दिल्ली गेट था। 4 गेट मुख्यतः थे। नागौरी गेट सबसे सुंदर और सबसे भव्य था। क्यों भव्य था? क्योंकि इसका आर्किटेक्ट स्वयं नागौर का रहने वाला था। वो एहसास कराना चाहता था कि मुझे मौका मिला, इस गेट का नाम भी रखूंगा और अपने साथ उन चीज़ों को जिंदा भी रखूंगा। तो दूसरा गेट तलाकी गेट जो है, जहाँ से हम बस स्टैंड की ओर से सड़क जो अंदर की ओर से आती है, वहाँ पर ये गेट हुआ करता था। बहुत से मिसकंसेप्शन है इस जगह के बारे में। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उसका नाम तलाकी गेट इसलिए था कि उधर शमशान भूमि है, जिसका जिंदगी से तलाक हो जाता था वो वहाँ से निकल जाया करता था और फिर रास्ता उसका हमेशा के लिए बंद हो जाता था। शब्द देखिए क्या है, जबकि तलाकी शब्द अरबी में देखते हैं तो वीआईपी है, और ये विशिष्ट गेट था क्योंकि शासक का दरबार यहाँ था, उसका रेजिडेंस यहाँ था। तो शब्दों को देखते समय ये चीज़ें बहुत अर्थ रखती हैं। फिर दिल्ली गेट दिल्ली की ओर जाता था। इसी तरह से ये गेट का नाम मोरी गेट था, और मोरी गेट फिर वही कि लोग ये देखते हैं कि शायद नीचे से अंडरग्राउंड सुरंग होगी या मोरी होगी, उस तरह से उसको यूज करते थे। सच बात ये है कि अरबी भाषा में मोरी शब्द सेना के लिए होता है। सेना आया जाया करती थी। आगे पड़ाव है जहाँ पर आर्मी का पड़ाव था, आर्मी के आने जाने का रास्ता वो हुआ करता था। तो ये 4 गेट बनाए, और किला जो है वो एक पूरी तरह से नगर, किले वाला नगर था, और यहाँ से इसकी एक विकास यात्रा प्रारंभ हुई। और उसके बाद फिरोज तुगलक 1388 तक रहा। इसने बहुत कुछ इसके विकास में योजनाएं बढ़ाई। उसके बाद जितने भी शासक आए, तुगलकों के बाद जो है सैयद आए, सैयदों के बाद लोधी आए, उन्होंने इसको विकास की कड़ी पे आगे बढ़ाया। फिर बाबर आया, और बाबर के समय में हुमायूं की पहली जीत थी। तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग जो हिसार में बनी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। इसके बाद जो बिल्डिंग बनाने का काम है वो हुमायूं के द्वारा किया गया, और हुमायूं ने इस क्षेत्र के विकास में काफ़ी ज़्यादा भूमिका अदा की। अकबर ने यहाँ पर टकसाल स्थापित की, यहाँ पर सिक्के बना करते थे, और ये सिक्के जो हैं इनके बनने की प्रक्रिया थी। और वो 2 नहरें लेकर आया था फिरोज शाह, एक यमुनानगर के ताजेवाले से लेकर आया था, एक सतलुज से लेकर आया था। इस इलाके की पानी की ज़रूरतें जो है वो पूरी हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में इन नहरों की खुदाई फिर पहले अकबर ने करवाई, फिर शाहजहां ने खुदवाई, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। बहुत सीधे सीधे शब्दों में लेकर आऊँ तो अंग्रेज़ों ने पहली बिल्डिंग, जो सामने वाली बिल्डिंग है, जब हम देखेंगे 1827 में GLF की बिल्डिंग, जिसको कैटल फार्म की बिल्डिंग है, उस रूप में देखते हैं। 1803 में अंग्रेज यहाँ आए और यहाँ पर एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो बच्चों फिर 1857 आया, जिसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर किले को लेकर लड़ाई हुई। 5 बार अंग्रेज जीते, 5 बार हमारे स्थानीय लोग जीते। अलग अलग तरह की लड़ाई हुई।
सबसे भयंकर लड़ाई 19 अगस्त की नागौरी गेट के सामने हुई। दिन में 10:15 बजे 438 लोग जो है लड़ते हुए मारे गए। 235 लोगों की डेड बॉडी आसपास के इलाके में बिखरी हुई मिली। और सबसे भयानक जो दृश्य रहा, जिस गेट से हमने एंट्री ली है, जिस सड़क से हम यहाँ पर आए हैं, इस सड़क के ऊपर 4:30 बजे 19 अगस्त को 123 लोगों को पीठ के बल लिटा दिया गया। और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम मिल्डवे था, सिर से सफेद टोपी उतारकर हवा में लहराता हुआ कहता है कि तुम में से कोई भी उठ के जाने के लिए तैयार हो, इस रजिस्टर पर अंगूठा लगा दो और अंगूठा लिख दो कि मैं बगावत का रास्ता छोड़ के घर जाना चाहता हूं और आपकी जान जो है बख्श दी जाएगी। उन 123 लोगों में से जो बुर्ज है, उस बुर्ज के पास से वो लोग पेट के बल लेटे थे और इस गेट के अगले सिरे तक जो है वो लोग लेटे हुए थे। और एक सड़क बनाने वाला रोड रोलर वो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है और 123 व्यक्ति एक भी उठ के नहीं जाता है। 123 के 123 इस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आप एहसास कर सकते हैं उस मिट्टी का, उन लोगों का, उस सोच का। सिर्फ अंगूठा ही लगाना था और जान बख्शी जानी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 123 लोग इस मिट्टी में, उन खून को हम किस तरह से देखते हैं ये हमारी उसके ऊपर निर्भर करता है। एनीवे, तो उसके बाद लड़ाई अलग अलग दौर की रही और फिर यहाँ पर लाला लाजपत राय का आगमन हुआ। और उसके बाद ऐसा कोई लीडर नहीं है महात्मा गांधी को छोड़ के। महात्मा गांधी जी हिसार में आए, लेकिन हिसार जिले में आए, भिवानी में 2 बार। यहाँ ना आया हो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, हर व्यक्ति का इस जगह पर आना हुआ है और उन सभी ने इस जगह को उस अंदाज से देखा है। अब आप जहां हैं तो आप सोचिए किस किस कैडर के लोग यहाँ आए हैं, किस किस ने इसको देखा है और आज हम इसको किस अंदाज से देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बात करते समय, क्योंकि अब बात को और लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, आप बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, बिल्डिंग की फीचर्स बताऊंगा, उसकी जनरल बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ग्रुप थोड़ा अच्छा बड़ा है तो कहीं थोड़ा सा समय और चीज़ें हमें अपनी तरह से मैनेज करनी होगी। आप सभी समझदार बच्चे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं किले की अलग अलग फीचर आपको बताने का प्रयास करूंगा और एक विश्वास के साथ कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। हमारा मकसद हिसार की इस ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी लेना है। इस जानकारी को लेंगे और बहुत कुछ जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आपके जितने भी सवाल होंगे, हर सवाल का मैं कोशिश करूंगा जवाब दूं। मुझे डे टू डे के 27 मार्च को क्या हुआ, 28 को क्या हुआ, 29 को क्या हुआ और फाइनली 23 अक्टूबर को इसका फाइनल विमोचन हुआ या इसका उद्घाटन फिरोज शाह ने किया। डे टू डे सारी जानकारी है, लेकिन बताने की सीमा है और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने वही चीज़ें आप लोगों को बताने का प्रयास किया जो जरूरी है। हम प्रयास करेंगे कि इस जगह को देखें और ज़्यादातर लोग इस जगह को गुजरी महल कहते हैं। बच्चों, ये गुजरी महल नहीं है, ये हिसार का किला है। गुजरी महल सड़क के दूसरी पार एक और बिल्डिंग है। तो मैंने बोला है टीम को, वो हमें चाबी देंगे या खोल देंगे, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि वहाँ समय ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन उन चीज़ों को देखेंगे। सवाल जरूर उठाइए, बात जरूर कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करें। तो ठीक है, थोड़ी सी देर आप लोगों ने मेरे को झेल लिया और थोड़ी सी देर और झेलिएगा और इस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी लेने का प्रयास करें। तो आइए, जहाँ शासक बैठता था वहाँ की स्थितियाँ देखते हैं और किले को जानने का प्रयास करें। प्लीज़ बच्चों। वो पहली बिल्डिंग है हिसार की जहाँ से नींव पड़ती है और उस जगह को हमने लाख की मस्जिद के रूप में देखा, जहाँ पर अब हम हैं। बेसिकली ये जगह दीवाने आम है जहाँ लोग आया करते थे। यहाँ पर शासक बैठता था
उसका सिंहासन था यहाँ, ओरिजिनल से थोड़ा सा ऊंचा है ये, नॉर्मल इस तरह का नहीं था थोड़ा सा, क्योंकि एक दरवाजा ये है आपके सामने बंद हुआ है, एक दरवाजा ये है तो बंद हो गया है। सुल्तान कभी भी इस रास्ते से आके इस पे नहीं चढ़ता था, बल्कि सुल्तान के आने का रास्ता उधर से था। इसके साथ एक जगह है, इकलौते आज भी वीआईपी गेट आने जाने के होते हैं, तो सुल्तान उधर से इस रास्ते से आके यहाँ जाता था। ऊपर जाना चाहता तो ऊपर चला जाता था, इसे नीचे जाने का रास्ता भी था। ये रास्ता बेसिकली गेट है, गेट के साथ साथ ये सीक्रेट जगह भी है। यदि किसी कारण से कोई दिक्कत आ जाए, सुल्तान को प्रॉब्लम आ जाए, आक्रमण हो जाए, भागना पड़े, तो ये रास्ता, ये गेट था खुला। और ये बीच बीच में आपको जगह दिख रही है, सारी जगह। यहाँ से आदमी निकल कर नीचे जाए या ऊपर जाए, उसके जाने का रास्ता है। तो ये इस जगह का पहला सीक्रेट जगह थी, जहाँ से मूव करते थे और मूव करते समय इसको देखते थे। यहाँ दो ही चीजें बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि जहां भी आप देख रहे हैं ऐसे छत में थोड़ा सा ऊंचाई का बना हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा ज्यादा है, इसको हम डूम बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। और इस मेहराब की खास बात ये होती है कि जितनी ज्यादा गहरी होती है उतनी ज्यादा वीआईपी हो जाती है। इस साल में गर्मी बहुत ज्यादा है या रही है, तो ऐसे में इसको गहरी करने का मकसद ये था कि सूरज की किरणें यूं इसमें से फैल जाएं और गर्मी नीचे ना आए, तो इसलिए इसको वीआईपी बनाया जाता था। और आप बेशक कितनी मर्जी गर्मी में आइए, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो ये मेहराब, ये आने जाने का रास्ता, ये सुल्तान के बैठने की जगह, इसके साथ हम जुड़े हैं। और दरबारी नियमों के अनुसार बच्चे ध्यान रखिए कि वहां से आने के लिए किसी व्यक्ति को यूं रास्ता नहीं मिलता था। प्लीज, वहां से कोई व्यक्ति आए सीधा यहाँ नहीं, बल्कि ये बीच बीच में आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, उसको संदेश यूं देना होता था और व्यक्ति के अनुसार आता था। प्रोटोकॉल के अनुसार वहां से कोई आदमी आके सुल्तान पे आक्रमण कर दे या कोई दिक्कत कर दे, ऐसा कोई नियम नहीं था, बल्कि तरीके के साथ आते थे। यहाँ कुर्सियां लगी होती थी और सुल्तान जो है अपने उन लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता था। ये दरवाजा जो बंद है उस समय खुला होता था। ये सुल्तान को अपने कुछ सलाहकारों से एडवाइस लेनी होती थी, तो वो यहाँ से लेता था। उसका जो रिकॉर्ड नोट करने वाले लोग हैं, इसके नीचे जो है आज जैसे खाली दिख रहा है, इससे खाली नहीं था, बल्कि ये कवर था। यहाँ पर पत्थर लगे हुए थे, यहाँ कुर्सियां लगी हुई थी और यहाँ पर कारकुन बैठते थे, कलरक बैठते थे, रिकॉर्ड नोट करने वाले होते थे। ज्यादातर दो भ्रांतियां इस जगह के बारे में हैं। पहले तो ये कि सुल्तान को किसी को भी मृत्यु दंड देना होता था तो ये कुआं था, गर्दन काटी और कुएं में फेंक दिया। तो बच्चों, दुनिया में कोई भी शासक या सुल्तान अपने कुर्सी के आसपास या अपने महल के आसपास डेड बॉडी क्यों रखेगा, क्यों उसको करेगा? एक तो ये, और दूसरी जो बड़ी अफवाह है वो ये कि यहाँ से एक सुरंग निकलती है और कोई कहता है हांसी जाया करती थी, दिल्ली जाया करती थी। कोई सुरंग नहीं है, सिर्फ इसके नीचे की मंजिल में जाने का रास्ता। जैसे मैंने बताया था कि हम पहली मंजिल पर हैं, इसके नीचे भी एक बिल्डिंग है, उसकी भी यही स्थिति थी। तो ये इस जगह के बारे में मोटी सी बातें हैं, आप हल्का फुल्का इसको देखिए, फिर मैं इस दीवाने आम के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा इस जगह का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्लियर किया, फिर मैंने आपके साथ इस इलाके की जो दरबारी, थोड़ा सा सामने आ जाओ, दरबार की स्थितियां, परिस्थितियां, दरबार का रिचुअल एडिकेट्स और शासक सुल्तान कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे, ये थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत डिटेल में ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती।
और थोड़ा ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना होता है कि ग्रुप जो है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पर 2-3 बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मेरा कहीं भी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं बातों को बिना मतलब के खींचूं। केवल 2 ही बातें मैं दिमाग के लेकर चल रहा हूँ। पहला ये कि आप यहाँ आए हैं तो किला आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जाती तब तक वो ईंट पत्थर है, जब बता दी जाती है तो चीज़ें समझ में आती हैं। और दूसरा ये कि आज जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें हरियाणा जीके आता है, और हरियाणा जीके में ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि हिसार से सवाल ही ना पूछा जाए। तो फिर हिसार की बात करते समय, इंटरव्यूज की बात करते समय इन चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे, यहाँ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ये दीवाने आम है जहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी, शासक यहाँ से मैनेज किया करता था। यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं देखने की। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हम इस बात से परिचित हैं कि फिरोज शाह इस्लाम में विश्वास करता था, और इस्लाम के विश्वास को ये बिल्डिंग भी स्पष्ट करती है। वो अभी आगे शेयर भी करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत भी है और वहाँ पर भीड़ है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ज़्यादा ध्यान से बहुत कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दिखाऊंगा। पहली बात ये कि किसी भी मुस्लिम बिल्डिंग में, सल्तनत काल की बिल्डिंग में आपको कमल का फूल नहीं मिलेगा। अकेली हिसार की एक बिल्डिंग ऐसी है ये कि इस्लामिक बिल्डिंग है और उसमें कमल का फूल है, और कमल का फूल जहां भी किसी बिल्डिंग में है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। तो अग्रोहा से शिफ्ट किया गया सारा मटेरियल बुद्धिज्म से संबंधित है, और बुद्धिज्म से संबंधित होने के नाते उस व्यक्ति ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि मैं सांस्कृतिक तौर पर किसी धर्म का दमन नहीं करना चाहता और मैं सद्भाव को बताना चाहता हूं और तालमेल के सहारे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो चाहता तो इनको खराब करवा सकता था, उसने कोई खराब नहीं करवाया, बल्कि जरूरत पड़ने पर जहां कोशिश की कि ओरिजिनल डिस्टर्ब हुआ उसको बनाने का प्रयास किया। जैसे ये ओरिजिनल कमल है जो बिल्डिंग में बना, और बनाते समय इस पिलर पे वो कमल नहीं उतार पाया उस तरह से, लेकिन उसने बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्रियों को कहा कि कमल बनाना है, तो उन्होंने अब उस तरह का डिजाइन नहीं दे पाए, लेकिन बीच में डिजाइन बदल दिया। वो बनाने वाले की गलती रह सकती है, लेकिन वो चाहता तो यहाँ पर जो है कुरान की लाइन भी लिखवा सकता था, लेकिन नहीं, उसने बनाने वाले को यही कहा कि होना कमल ही चाहिए। अब वो बनाने वाले में क्या गलती रही वो उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, तो उसने हर जगह जहां जरूरत पड़ी तो उस तरह की चीजें उतारने की कोशिश की। ये रूप अलग है, ये अलग है, ये डिफरेंस है। उसने इस काम के ऊपर 5-7 महीने अलग से समय लगाया कि मूल जो चीज है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए या वैसा ही बनाने का प्रयास करना है। तो ऐसे में एक संदेश जो कल्चरल सिंथेसिस का है वो देना चाहता था। ये नहीं कि वो कोई इस मामले में विचारक था, बल्कि उसको ये मालूम था कि यदि हम इकट्ठा रहते हैं और लोग विद्रोह नहीं करते हैं, राज शांति से चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस इलाके की उसने पानी की समस्या का समाधान किया था, 2 नहरें वो लेकर आया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। 18 तरह के अंगूर उसने पैदा कर दिए थे इस जगह पर उस दौर में, जो आज भी हम 18 तरह के अंगूर नहीं देख पाते। हिसार में 18 तरह के अंगूर पैदा कर दिए थे। तो कल्चरल सिंथेसिस और कृषि का विकास, बिल्डिंग निर्माण, लोगों के साथ तालमेल, ये उसका मकसद रहा, और इन मकसद के साथ साथ वो इन चीजों को देखता है। एक बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, आप पूरी की पूरी बिल्डिंग में जो ये निशान है वो अलग अलग देखेंगे।
लेकिन ये निशान औरों से अलग है। तो इसका एक मकसद है कि मान लीजिएगा वहां पर उस बिल्डिंग में उसने किसी बांसुरी वादक को या कव्वाली गाने वाले कव्वाल को बैठा दिया कि गाए, तो सुल्तान यहाँ कुर्सी पर बैठकर उसको सुनना चाहता है। मीन सुल्तान और उसके बीच में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके निर्माण की स्थिति ये भी थी। उधर दरबार का काम है तो वहां से करेगा, यहाँ पर जो एक्टिविटी होंगी, जो फंक्शन होंगे, तो सुल्तान की कुर्सी यहाँ होगी। इस तरह से मैनेज करने की बातें रहेंगी। तो पहली चीज के बिल्डिंग में क्या ध्यान रखा उसने, दूसरी चीज के वो सुल्तान यहाँ पर बैठकर इन चीजों को देखता था, तीसरी चीज के देखो चूल्हा है। ये भारत में बिल्डिंग के निर्माण में सीमेंट अंग्रेज लेकर आए हैं। उससे पहले हम चूना मिलाया करते थे। जो भट्टा लगाते थे, भट्टे में जो ईंट पकती है, ईंट के बाद जो खोरा निकलता है, उसमें चूना मिला के, जिसको हम कली बोलते हैं भाषा में, उसको मिला के ये तैयार करते थे। और देख लीजिएगा 700 साल से ऊपर का समय ये गुजर चुका है इस बिल्डिंग को, और तकरीबन ये अपनी उस बुनियाद के साथ इन चीजों को देख रहा है। तो मोटी सी बात ये थी। अब जो विशेष चीज है, मैं आपको अभिलेख दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभिलेख है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उस हिस्से में जो है भीड़ है, तो रिस्क है, ज्यादा रिस्क है। तो बहुत कम 2-2, 3-3, 4-4 दबे पांव उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हिसार के किले में आए और आप अभिलेख ना देख पाए कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ क्या अर्थ रहता है, तो आप ज्यादा अर्थ नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, औरों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी को दिक्कत है तो ना ही आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं पर्सनली जाके बता देता हूँ कि इस पर कुरान लिखी है। प्लीज एक बार रहिए थोड़ा सा के। ये कुरान की लाइनें हैं सारी, ये सारी लाइनें हैं, इनको देखना है। तो आप पीछे हट के 5-5, 4-4 बच्चे बिना शोर के आए प्लीज। हाँ, एक बार ये गर्ल्स आए तो बिना शोर के देखें, आवाज नहीं बच्चों, पीछे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। देख के पीछे हटते जाए बच्चों। मतलब देख कर पीछे हटे, क्योंकि यहाँ मैडम हमारी पैसा ले रही है, उधर चमगादड़ देंगे। देख के पीछे हटे। वो हरियाणा में कहते हैं खिलाई का नाम नहीं तो रुलाई का हो जाएगा। मैं आपको किले के जो पानी की जरूरतें हैं और पानी का प्रयोग, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि बार बार मैं नहरों का जिक्र कर रहा हूं कि नहर आई थी, तो उन नहरों के बड़े प्रमाण तो नहीं बचे हुए, लेकिन फिर भी आप हिसार में जब देखोगे तो आपको शब्द मिलेंगे जहाज पुल, तेलियां वाला पुल। तो दिमाग में सवाल आता होगा किसके पुल होंगे ये। ओरिजिनली क्या है, नहर थी जो हांसी साइड से आया करती थी, जो टिब्बा दानाशेर से होकर जो आज लाहौरिया चौक वाली सड़क है उससे, और जो भगत सिंह चौक वाला रास्ता है, और वहां से वो सड़क तेलियां वाले पुल से होती हुई फूल मार्केट से होती हुई आगे निकलती है। ये बेसिकली सड़क नहर पे बनी हुई है।
और इसलिए इन जगह के नाम आज भी जहाज पुल और तेलियां वाला पुल है। तो उस नहर का पानी यहाँ अंदर लाया जाता था और अंदर लाने के लिए किले की पानी की जरूरतें वो एक चैनल से होकर इसके माध्यम से पूरी होती थी। तो ये थोड़ा सा हिस्सा किले के अंदर नहर के अवशेष के रूप में बचाया गया है। तो इस नहर के माध्यम से इस किले की पानी की जरूरतें पूरी होती थी। जो ये बिल्डिंग जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसके ऊपर वाला हिस्सा मस्जिद का था। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है यानी इस नहर से गुजरते हुए ये हमाम है। हमाम का मतलब स्नान घर। तो नॉर्मल तो हमाम हम मानते हैं कि साबुन का नाम है शायद। तो नॉर्मली जो हमाम शब्द है अरबी भाषा में वो स्नान घर के लिए प्रयोग होता है। इसके अंदर ऊपर से जाने का रास्ता भी है, नीचे से जाने का रास्ता भी है। नहर में पानी आता था, हमाम से होकर आगे जाता था। आगे हम देखेंगे कुआं है, वहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। और हिसार में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ वो पानी ही थी। आप अफीफ लिखता है कि एक मटका पानी कई बार 3 जीतल में मिलता था, जबकि 3 जीतल में यानी 1 जीतल में 1 क्विंटल गेहूं आ जाया करती थी। तो एक मटका पानी 3 जीतल में आता था। तो आप अंदाजा लगाइए पानी कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, उसकी ज़रूरतें कैसी रही होंगी। तो ऐसे में बच्चों नहर के रास्ते से ये चीज़ें आती थी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है। बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन रहेगी ये कि गर्मी है और हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सुल्तान को लगता है गर्मी का क्या इलाज हो, यहाँ से इसके अंदर से पानी छोड़ दिया जाता था और इस बिल्डिंग के अंदर से गुजार के दोबारा इसी में निकाल देते थे। और ये पानी निरंतर चलता रहता था। अर्थात दीवार को ठंडी करने का जो तरीका है, आज का एयर कंडीशनर, उस दौर में पानी खराब भी कुछ नहीं होता, बह भी रहा है, दूसरी साइड निकल भी रहा है, जरूरतें भी पूरी कर रहा है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो इसके साथ जुड़ा था। और इन चीज़ों को हम इस अंदाज से देखते हैं। तो गर्मियों में पानी ठंडा इसको करने के लिए किया जाता था। हाँ, सर्दियां जब हो जाएं उसको बंद करके यहाँ बड़े बड़े कढ़ाई में पानी गर्म करके तो डाल दिया जाता था, उधर भी रोक दिया जाता था। तो फिर सर्दियों में दीवार गर्म भी होती थी। अब आज की तारीख में इस तरह की बातें सोचना बेतुकी भी लगती हैं और कैसे करते होंगे, लेकिन उनको आज की तरह के काम तो थे नहीं। और फिर शासक और सुल्तान उनके अपने दायरे होते हैं। और ये फिरोज तुगलक तो आप जानते हैं दासों का बहुत शौकीन था। 1,80,000 दास थे इसके पास। तो ऐसे में उनसे यही काम लिए जाते थे, यही चीज़ें होती थी। तो ये इस इलाके का पानी का चैनल है और इस पानी को चैनल को आगे देखकर क्लियर किया जाता है। कुछ बच्चे मेरे को अभी वीडियो वगैरह दिखा रहे थे ये कहाँ है। तो क्योंकि जैसा सर ने कहा था कि बहुत तंग जगह है और हम उसमें बहुत सिस्टम से जा पाएंगे, तो थोड़ा सा हमें धैर्य से काम लेते हुए जो सुल्तान का रेजिडेंशियल एरिया है वो जानने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। आइए आप दूसरी बिल्डिंग की ओर चलते हैं। मैं इस बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों से आप लोगों को परिचित करा रहा हूँ। जब मैं लाट की मस्जिद पर खड़ा होकर ये कह रहा था कि हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हैं। लेकिन अब आप उसकी हाइट को देखिए और इसको देखिए तो आपको एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में वो फर्स्ट फ्लोर है, अब हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। एक मकसद तो ये, दो और मकसद हैं लाने के आपको। किले का ये हिस्सा इसलिए बचाया गया है,
हम किले की एक संरचना को देख सकें कि ये किला दोहरी संरचना में बना था। एक इंटरनल यानी आंतरिक, एक बाह्य मीन एक्सटर्नल। आंतरिक का मतलब है जहां रेजिडेंशियल जो जरूरतें हैं शासक की केवल वो पूरी होती थी, और बाह्य का मतलब है कि इस किले की पूरी सिक्योरिटी, डिफेंस और सारा मैनेजमेंट उसके अनुसार चलता था। तो ये जो हिस्सा है, ये जो रास्ता है यहाँ तक, ये सारा रास्ता इंटरनल सिस्टम के साथ जुड़ा है। यानी जो रेजिडेंशियल एरिया है सुल्तान का, वो इस तरह के रास्ते, पैसेज के साथ, गेट के साथ जुड़ा था। और अरे बच्चों, ये इंटरनल जो हिस्सा है वो रेजिडेंशियल पार्ट को जोड़ता था। ये किला 3 मंजिल था। नीचे वाली मंजिल पर सैनिक रहते थे और दास रहते थे। ऊपर वाले पर, बीच वाले में यानी सुल्तान रहता था, और उसके ऊपर वाले पर ऑफिसर्स रहते थे। तो आज भी सिक्योरिटी की दृष्टि से जो मेन ऑफिसेज हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होते हैं। उन लोगों को भी मालूम था। तो दरबार भी इस तरह से बनाया, तो साथ में इसकी सेटिंग भी इस तरह से की। तो दूसरी बात ये कि जो बाहर वाला हिस्सा है, इसकी दूसरी साइड, हम थोड़ा सा ऊंचे हैं वहां। यदि इसको भी हम फुट 2 फीट और नीचे लेंगे तो और नीचे होंगे। उसका मतलब है घोड़े की पीठ के ऊपर बैठकर सैनिक वो दौड़ सकता था, और वो हर फ्लोर पर दौड़ सकता था। यहाँ भी बिल्कुल इसके पैरेलल दूसरी साइड भी, और इसके बिल्कुल ऊपरी साइड भी। यानी 3 मंजिल के ऊपर भी घोड़े पर सैनिक बैठकर किले की सिक्योरिटी के एंगल से देख सकता था। मीन डिफेंस के एंगल से कितनी इंपॉर्टेंट जगह बनी होगी, कैसे उस जगह को तैयार किया गया होगा, ये चीजें यहाँ पर समझने की बात है। 2 बातें और जो यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि वहां जब मैं बता रहा था कि हम चूना और कैसे बनाते थे मिक्सचर, ये चीज देखकर आपको मिक्सचर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ईंटों का जो पीसीज हैं वो भी जुड़ते थे, और वो जोड़कर इनको इस तरह से तैयार किया जाता था। यानी सेलेक्टेड सी चीजें किले में बचाई गई है, संभाला गया है, ताकि बताते समय बच्चों को बताया जा सके या चीजें क्लियर की जा सके। एक और बात जो आप लोगों के दिमाग में आई होगी, और वो ये कि मान लीजिएगा ये 3 मंजिल है। आज हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे पास पैड बांधने की टेक्निक है। हम पैड बनाते हैं और ले जाते हैं, और ईंट तकरीबन 2.5 किलो की ईंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्विंटल के पत्थर भी हैं, 2 क्विंटल के भी हो सकते हैं, और इससे बड़े भी हो सकते हैं। और 3 मंजिल तक जाने के लिए क्या टेक्निक यूज होती होगी? हाँ जी, आप बताइए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि कैसे रहा होगा। यानी आज तो हमारे पास बहुत फैसिलिटीज हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते, या एक जागरूक सिटीजन होने के नाते, या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते भी हम हर चीज में से वो चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी जरूरत होती है। यानी हम किला देख लें और ये सोच भी ना पाएं कि इसकी दीवारें तिरछी क्यों हैं। तिरछी दीवार को बनाना, जैसे ये दीवार तिरछी है, ऊपर से आप देखेंगे और उसको देखेंगे तो ये जाते कैसे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों उलझने वाली। उस दौर में जब बिल्डिंग बनाते थे, नियम ही होता था कि बिल्डिंग बनाते रहते थे तो साथ में उसमें मिट्टी भी भरते रहते थे, और जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी मिट्टी और दूर और दूर और दूर तक होती जाएगी। तो फिर बैल, ऊंट, हाथी, घोड़े, उनके जो है व्हीकल पर लाद कर
ये पत्थर ले जाएगा। और क्योंकि मान लीजिएगा इस मंजिल तक जाने के लिए हो सकता है 500 मीटर से चढ़ाई शुरू हुई हो, और वो सीधा उसी जगह पर रखेंगे क्योंकि आदमी तो उठा नहीं सकता। तो बिल्डिंग बनाते समय मिट्टी से भरी जाती थी बिल्डिंग, और फिर उस पर डाट लगा के उसको कवर किया जाता था, और जब फिर बिल्डिंग बन जाती थी फिर वो मिट्टी निकालने का काम भी उसने ही प्रोसेस से किया जाता था। तो आप आज की बिल्डिंग में इंसान कितना आसान है कि पैड बनाई, दीवार बनाई, छत डाली और अगले दिन चारपाई बिछा के सो गए। लेकिन यहाँ देखिए कि कितना मुश्किल रहा होगा प्रोसेस से, कि मिट्टी निकालना भी कितना भारी काम होता होगा, और खासकर बिल्डिंग बनने के बाद कितनी दिक्कत वाली बात रही होगी, तो ये सोचना है। तो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट या डिफेंस के स्टूडेंट या किसी भी सब्जेक्ट के हैं, टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखिए। हर युग की अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है और उस युग के अनुसार चीजें बनती हैं। आज ईंट इस तरह से बनती है, और हमारे यहाँ ये है साउथ में या यूरोप में आप देखोगे तो पूछेंगे कि ईंटों की बनानी है, बड़ी बनाई लानी है, दीवार ले आते हैं, पूरी बना के खड़ी कर देते हैं और चीजों को क्लियर कर देते हैं। अमेरिका में ज्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं रेजिडेंशियल वो लकड़ी से बनती हैं, थाईलैंड में लकड़ी से बनती हैं। तो हम अलग प्रोसेस में हैं, युग के अनुसार चीजें भी बदलती हैं, दायरे भी बदलते हैं। और इस किले में आने का और समझने का मकसद ये है कि जब हम इसको देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर भी एक और मंजिल थी। गेट जो है इतनी ऊंचाई पे था, 2 मंजिल तो दिख रही हैं, इसकी ऊंचाई इतनी थी। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एक मंजिल ये होगी, एक ये होगी। इसके ऊपर भी एक मंजिल थी, वो जा चुकी है। हाँ जी, हाँ, वो समय के साथ टूट गई या तोड़ दी गई। केवल एक ही हिस्सा बचा है जो लास्ट का एक कोना है, वहां पर तीसरी मंजिल का कुछ हिस्सा बचा है, वहां हम चलेंगे। तो यहाँ तक हम अब आराम से देखने की स्थिति में थे। अब थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया, जो सर कह रहे थे कि चमगादड़ भी है और भीड़ वाला रास्ता भी है, तो हम इसको अब किस तरीके से देखें कि हम उन चीजों को विजिट कर सकें। हाँ, थोड़ा सा लाइट छोड़ दो। यहाँ लाने का हमारा मकसद ये है, बस भाई आवाज नहीं अब, कि हम ये बता सकें कि उस दौर में शासक और सुल्तान, उनके रेजिडेंस इस तरह के थे, यानी वो ऐसी जगह पर रहते थे। तो आप उनका जो पर्सनल बैठक है, पर्सनल घर है, यहाँ पर है। और ये भी 3 मंजिला था, नीचे मजदूर और दास और वो सैनिक थे, उसके ऊपर ऑफिसर थे। इसके इस साइड में दीवाने खास था और ये एंट्री थी। तो सामने बच्चों जैसे ये 4 अलग अलग कैबिन हैं इस तरह से, जिसको एक कैबिन हम देख रहे हैं, एक इसके इधर है, एक इसके इधर है, एक उसके उधर है। इनके नीचे तय खाने हैं जिसमें कोष रखा जाता था, खजाना रखा जाता था, और वो यूं जाके ग्राउंड फ्लोर पे है। और उसमें जैसे 2 पिलर के बीच की जगह है, ऐसी जगह है जहां पर 8 या 10-12 लोग बैठ सकते हैं, 6 या 7 लोग जो हैं वो लेट सकते हैं। और ध्यान क्या रखा गया है कि उसके अंदर नीचे तक पानी की जरूरत कैसे पूरी हो, इस बात का ध्यान रखा गया। यानी कोई इमरजेंसी हो जाए, आक्रमण हो जाए जहां बात था, तो इसके अंदर जाके नीचे से फिर निकलने का रास्ता था। तो ये चैम्बर इस तरह से बनाए जाते थे, ऐसे तैयार किए जाते थे, और यू जो पूरा का पूरा उसका रेजिडेंशियल सेटअप है वो तैयार होता था। ये चीजें हम इस रूप में देखते हैं। आज जिससे हमें बदबू आ रही है, बेसिकली ये बीट है चमगादड़ों की, ऐतिहासिक दृष्टि से ये को भी बहुत महत्वपूर्ण होती रही है। भारत में बारूद सबसे ज्यादा इसका ही बनता था, और सबसे ज्यादा लड़ाइयां इस बीट को लेने के लिए हुई हैं। हिसार पर कई हमले तो इसलिए हुए हैं कि हिसार में ये बीट मिल जाएगी। तो आप सोचिए, आज ये वेस्टेज है और उस दौर में ये किस तरह का था। वैसे मैं पर्सनली जब महसूस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मखमल पे चल रहा हूं। मतलब मुझे ये लगता है कालीन है, और मैं इसमें से कालीन का एहसास करता हूं। लेकिन ये चीजें हम इस रूप में देखते हैं, और बिल्डिंग जो है इस तरह से बनती है। तो ये
शासक का पर्सनल रेजिडेंशियल एरिया है। अब यहीं से निकलेंगे बच्चे, ऊपर रास्ता, ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे है। 3 मंजिला बिल्डिंग थी। तो इस जगह पर हम खड़े हैं, उसकी हाइट उतनी थी तो ये 1 मंजिल होती। तो ये मंजिल ब्रिटिश पीरियड तक थी। अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके, और जब राज शुरू हुआ 1803 में, 1803 के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की जगह थी, अंग्रेज बैठ सकते थे। और अंग्रेजों की वो बिल्डिंग थी तो उनके ऑफिसर्स लोग वहाँ रहते थे, बाकी कॉमन लोग यहाँ रहते थे। तो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं बिखरे हुए, बेसिकली ये अंग्रेजों ने सिर्फ बैठने के लिए यूज़ किए। नॉर्मल मॉर्निंग में, इवनिंग में यहाँ पर बैठ के वो जो है अपनी लाइफ को अपनी तरह से जिया करते थे। और ये जो जगह है सामने, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक करनी है, तो यहाँ पर बैठकर वो निर्णय लिया करते थे। या कल्चरल प्रोग्राम के तौर पे स्टेज जो है वो ये यूज हुआ करती थी। तो ये जगह आप यूँ कहिए कि जैसे आज हम फुल स्टेज यूज़ करते हैं, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी और इसको इस अंदाज से देखा जाता था। बाद में फिर ये हुआ कि ये स्टेज छोटी पड़ने लगी तो ये स्टेज बना ली थी 7 बड़ी, यानी स्टेज के तौर पर कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि उनके भी अपने फेस्टिवल थे। तो मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे कुर्सियां वगैरह लगाकर यहाँ पर, या फिर नीचे ऑडियंस और वहाँ पर कलाकार अपनी प्रेजेंटेशन देते थे, या फिर मीटिंग करने के लिए खासकर 1857 में जो सबसे ज़्यादा सीक्रेट मीटिंग है अंग्रेजों की, वो इसी पॉइंट पर हुई है। यहाँ पर बैठ के वो निर्णय लिया करते थे। और ये बिल्डिंग जो है इसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक था। ऊपरी तौर पर ये बिल्डिंग अलग दिख रही है, लेकिन इसकी नींव इसी किले की दीवारों पर है और इसी स्ट्रक्चर पर ये बेस्ड है। तो यहाँ लाने का मकसद था कि हम ये चीज़ देख सकें और उस पैटर्न को देख सकें। तो यहाँ पर इस फ्लोर पर एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है कि पानी की मैनेजमेंट कैसे होती थी, पानी को कैसे संभाला जाता था, वो पॉइंट है जिसको हम अब देखने को समझने का प्रयास करें। प्लीज आइए। हाँ जी, ये 1827 में बनी थी। आप प्लीज बच्चों, यहाँ पर आपको जिस मकसद के साथ लाया गया है, आपको 2-3 चीज़ें बतानी हैं। पहला, ये जब मैं बता रहा था कि इस किले की पानी की ज़रूरतें वो कैसे पूरी होती थी, उस हमाम से एक पानी का चैनल आता था। वो जब हम बाहर निकलेंगे उस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से पानी आकर इस कुएं में स्टोर होता था। आज ये कुआं सिंबॉलिक बचा हुआ है और इस कुएं के अंदर इस पानी को स्टोर किया जाता था। तो पानी की सारी ज़रूरतें इस पानी में स्टोर किए गए कुएं के साथ होती थी। इसमें रहट होता था, मीन यहाँ से जो है एक एक्सल घूमता था, यूं बैल को या घोड़े को घुमाकर इसमें एक यूं पहिया लगता था और वो इस पानी को ऊपर उठाता था। और पानी को उठाकर यानी जिस हाइट तक भी ले जाना चाहें ले जाते थे। और सिर्फ ये छोटी सी नाली बची हुई है ये दिखाने के लिए कि पानी को स्टोर करके वहाँ इकट्ठा किया जाता था और इसके साथ इस नीचे वाले में भी इकट्ठा किया जाता था। मीन पानी को ऊपर उठाकर और इस किले की ज़रूरतें उस अनुरूप की जाती थी। तो ये वाटर चैनल है जो हमने बचाया हुआ है, या वहाँ से यूँ आकर इसको ऐसे रखा जाता था। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो एरिया है ये वाला जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये दीवाने खास है। अब वहाँ से भी देख पाएंगे या जहाँ भी हम नीचे से चाहेंगे तो देख पाएंगे। और ये जो 2 कमरे हैं, ये डबल स्टोरी थी, जैसी ये थी वैसी ही ऊपर थी। ये इस किले का गेस्ट हाउस है। विदेशी राजदूत, विदेशी लोग और इवन जो राजा लोग हैं वो इनमें रुकते थे। आप इनके नीचे वाले हिस्से में उनके सैनिक, उनके सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे। पूरे के पूरे किले में आप देखेंगे
इतने बड़े कमरे कहीं नहीं मिलेंगे जितने बड़े कमरे यहाँ थे। तो बड़े कमरे और इनके आसपास चौकियां सिक्योरिटी में, इसके भी सिक्योरिटी गार्ड, इसके भी सिक्योरिटी गार्ड, इसके भी सिक्योरिटी गार्ड, किले के अंदर जो है उन लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की जाती थी। और नीचे वाले से जाने के लिए ये रास्ता था, ऊपर के फ्लोर से जाने के लिए रास्ता अलग भी था। मीन सीढ़ियों से ना जाना पड़े, उधर से जाने का रास्ता पीछे भी था, उन चीज़ों को भी देखते थे। तो मीन किले में गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल गेस्ट रूम हो, हम रॉयल फैमिली के गेस्ट रूम की बात कर रहे हैं। और वहाँ से मूव करने के लिए वो पिलर वाले रास्ते आपको दिख रहे हैं, इस तरह के डिजाइन वाले पिलर आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। यानी गेस्ट रूम से गेस्ट को लेके इस तरह के पिलर को लेकर और उसको दरबार तक ले जाया जाता था। मीन हर चीज को उस दौर के प्रोटोकॉल के अनुसार, नियम के अनुसार, सिस्टम के अनुसार ये देखा जाता था और रखा जाता था। ये चीजें इस तरह से स्टैब्लिश होती थी। और मान लीजिएगा एक टाइम में 2 देशों से ज्यादा के लोग आ गए तो चारों की तो व्यवस्था यहाँ थी, यानी 4 तो एक समय पे थे ही। और जब नॉर्मल इतने बड़े लोग नहीं आते थे तो ये व्यापारियों की जगह हुआ करती थी, क्योंकि व्यापारी सरकार को टैक्स देते थे, उनको यहाँ पर रखने का जो सिस्टम है वो यूँ चला करता था। तो यहाँ पर हम पानी के चैनल, गेस्ट रूम या फिर वहाँ से खड़े होकर दीवाने खास का सिस्टम देखते हैं। तो अब हमें ग्राउंड फ्लोर पर उस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम इन चीज़ों को यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये है। अब हम किले का जो टॉप पॉइंट है वहाँ चलते हैं, जो ओरिजिनल बचा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ तीसरी बची। ये थी एक बात। तो ये दूसरी बात, यहाँ पर मैं किले का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि दीवार यूँ तिरछी है, हर दीवार तिरछी है, ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर आई हुई है। वैसे तो कोई मिस्त्री आज की तारीख में भी चाहे ऐसी तिरछी दीवार बना नहीं पाता, दीवार सीधी बनाई जाती है, दीवार तिरछी जो है वो बन नहीं पाती। तो उनके पास इस लेवल के कारीगर थे कि वो तिरछी दीवार बना ले रहे। तो दूसरा पहलू ये कि जब दीवार के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका ऊपर वाले के बीच में डिफरेंस रहे, गैप रहे, अर्थात वो ऊपर से देख सके। नीचे वाला कोई भी आदमी तीर मारेगा वो ऊपर वाले को नहीं लग सकता, क्योंकि सेफ्टी के। हाँ, ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाले को मार सकता। यानी किले का आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो ये अपने आप में अर्थ रखता है जिसको जानना है। तो पहली बात, हम उच्चतम पर हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से। जो डिफेंस के बच्चे हैं इसको इस एंगल से देखें। फिर इसके बाहर खाई होती है, खाई जो इस किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंटेन होती है। और कोई भी व्यक्ति जितनी बार भी, किले क्यों नहीं टूटते थे, क्योंकि बाहर वाला आदमी कभी उसको तोड़ते समय टेक्निक यूज नहीं कर पाता था, जबकि ऊपर वाला पत्थर भी मार दे तो नीचे वाला मर जाएगा। नीचे से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी चीज इसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। तीसरी चीज जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, बिल्कुल ठीक इसके दूसरी ओर आप ये मार्केट को भी पार कर जाएं, ठीक है, बिल्कुल सामने गुजरी महल है। वो एक बिल्डिंग है बिल्कुल ठीक ऐसी, आप इस दीवार को सीधा ले जाएं बिल्कुल सामने, ये दीवार सीधी, हाँ, तो वो सामने गुजरी महल है। हाँ, और ओरिजिनली क्या था, हाँ देख लेना बच्चों, ओरिजिनली ये जो किला था वहाँ चलेंगे, बैठो आप अपनी बिल्डिंग में सेट हो जाओ, कोई नहीं देख लेंगे। तो बच्चों उस किले तक जाने के लिए, मतलब ये जो मार्केट है ये सरकार ने पैसा कमाने के लिए बीच में काट दी, या चंडीगढ़ वाली जो सड़क है ये ओरिजिनल सड़क नहीं थी, सड़क ऊपर से घूम के आती थी, या फिर जो ये अपना जहाजपुर वाली सड़क है यूं आगे जाकर आगे निकलती थी।
मूलतः ये सड़क नहीं थी। जब बस स्टैंड इधर शिफ्ट किया तो ये किला तोड़ा गया और इसके बीच में मार्केट बनाई गई और सड़क का रास्ता दिया गया। तो उससे क्या होता है, मूल जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। हालांकि किला वहाँ भी ख़त्म नहीं होता है, उसके आगे बाग है तायल का, और तायल के बाग के लास्ट किनारे पर तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास बन जाएगा चौकी है। मतलब ओरिजिनल किला उस चौकी से शुरू होकर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, और आगे जब हम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ लाइब्रेरी के पास 2 पुराने किले हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं। और वहाँ से घूम के जब यू आते हैं तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की इसकी सराउंडिंग बढ़ती है, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा ये किला था, पूरा कंप्लीट ये जो किला है। तो ये चीज़ें, और एक बात और जो है, जब आप इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा था, इसके नीचे का आप देखो, इसकी नींव वो किले की दीवार है। यानी अंग्रेजों ने जो कुछ बनाया वो उस किले के ऊपर बनाया है। यही चीज़ें जाननी है, यही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा सा यही था। अब हम वहाँ मिलते हैं एक बार और फिर देखते हैं। तो वो जो बिल्डिंग है हमाम, उसके नीचे चैनल वहाँ से यूँ आता था, और वो ये कुएं की ओर जाने का ये रास्ता, यानी वहाँ से वो वाटर चैनल आया यूँ, और इसने आगे चलकर यूँ मोड़ देकर ये कुएं में पानी जाता। यानी और जो आज लोग गुफा दिखाते हैं या तय खाने या कुछ और चीज़ दिखाते हैं, वो ज़्यादातर इसकी फ़ोटो या वीडियो दिखाते हैं कि ये देखो ये रही गुफा, ये यहाँ से जाती थी, ये वो जाती थी। वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये वाटर चैनल है, और इस वाटर चैनल को स्टोरेज करते हुए ये चीज़ें रखी जाती थी और इसको ऐसे देखा जाता था। तो यहाँ खुला बढ़िया था यानी हाँ, नहीं, नदी थी, नदी का हिस्सा था। हाँ, मतलब ये तो बहुत बाद में लगाए हैं। उन लोगों के पास तो ऐसी कोई टेक्निक थी नहीं, वो ले दे के पत्थर गाड़ा करते थे ऐसे। मतलब यदि पानी रोकना है तो ऊपर से यूँ पत्थर फंसा दिए तो पानी रुक जाएगा। बाकी और कोई बहुत एडवांस टेक्निक उनके पास नहीं थी, लेकिन पीछे रोक सकते थे पानी जितना चाहे। तो मेन, और जो नीचे मैं बता रहा था कि पानी की जरूरत, वो भी इसी से पूरी होती थी। यानी बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में भी पानी वो यहीं से जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अब जो है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो गुजरी महल तो जब भी कोई जीके का क्वेश्चन आता है, और तो हिसार में फिरोज शाह का किला बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पेपर में ये पूछा जाता है गुजरी महल कहाँ, ठीक है। तो ये जहाँ हम खड़े हैं ये गुजरी महल है, अर्थात जो वो लड़की जिन्होंने उनको दूध पिलाकर बेहोशी की स्थिति से बाहर निकाला था, ये अलग से उसकी फैमिली की और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए किले के इंटरनल पार्ट से बाहर इस जगह को बनाया गया। नीचे यदि वहां से यहाँ तक देखते हैं तो पूरे कमरे हैं, चैम्बर्स हैं, तकरीबन 20 के आसपास जो चैम्बर हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और उसकी फैमिली यहाँ रहती थी। इसके साथ वाला जो हिस्सा है ये बाग था, और इस किले के साथ और गुजरी महल के साथ जुड़ा हुआ जिन 18 तरह के अंगूरों की मैंने बात की है वो इस बाग में थे। और आज भी नाम इस जगह का बाग ही है, लेकिन अब ये तायल का बाग है, यानी समय बदलते गए हैं। पहले ये गुजरी महल बाग था, फिर ये हिसार किले का बाग हो गया, और अंग्रेज़ों ने इसको जो है अंग्रेज़ों के बाग के रूप में जाना। बाद में तायल साहब ने इसको खरीद लिया और ये तायल का बाग हो गया।
तो नीचे का हिस्सा जैसे आपने वहाँ सुल्तान का पर्सनल चैम्बर एरिया देखा, लगभग उस तरह की कंस्ट्रक्शन है इस पूरे के पूरे इलाके में। और इसमें 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक ये बिल्डिंग है जिसको 12दारी बोलते हैं। 12दारी मीन इसके अंदर 12 द्वार है और ये गर्मी और सर्दी हर चीज़ को ध्यान में रखती की हुई है। ये मानना है, विश्वास है लोगों का, इस्लाम के साथ जुड़े हैं, कि जो स्वर्ग हैं उसमें एंट्री के 12 गेट हैं। तो इसलिए यदि कोई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनानी होती है तो वो 12 गेट के साथ बनाई जाती है और उसको 12द्वारी बोलते हैं। और हरियाणा में 2 ही 12द्वारी हैं, एक यहाँ पर और एक तोसाम में। तोसाम वाली जो 12द्वारी है वो बहुत बाद की है, ये काफ़ी पहले की है। अब ये बंद हो गया है, वरना पहले हम बच्चों को इसके अंदर लेके जाया करते थे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह की बिल्डिंग है, इसी तरह का गेट है। इसके अंदर जाने की सीढ़ियाँ इधर से हैं, नीचे जाने का रास्ता जो है और परले वाले कोने से भी है, हर कोने से भी इसके अंदर जाने का रास्ता है। और साथ में जब फिरोज शाह का टाइम नहीं रहा, बाद के लोग रहे, तो यहाँ पर फ़कीर रहे। एक शब्द आपने यूज किया होगा, 40 हाफिज। 40 हाफिज का मतलब है 40 फ़कीर। तो 40 फ़कीर भारत में जो है किसी एक जगह पर रहे हो, वो हिसार है और वो यहाँ पर रहे हैं। तो उन फ़कीरों में जो सबसे बड़े फ़कीर थे उनकी कब्र ये है। उसके बाद के फ़कीरों में फिर जो है वो इस तरह की कब्रें बननी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर सरकार ने इनको खाली करा लिया, क्योंकि फिर तो ये सारा का सारा एरिया कब्रों में तब्दील हो जाता। तो फिर ब्रिटिश पीरियड में ही इसको जो है खाली करा दिया गया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से गुजरी महल, 12दारी, 40 हाफिज और कब्रगाह जितनी एक जगह पर मिलती हैं, यही इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और यदि इसको नहीं दिखाते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि कुछ न कुछ चूक गया या हिसार गए, गुजरी महल तो देखा ही नहीं। तो ज़्यादातर लोग, जैसा मैं बताया था, कि उस जगह को गुजरी महल कहते हैं, उस किले को गुजरी महल कहते हैं, जबकि वो किला बिल्कुल अलग है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है। ये जो है उसका जो गुजरी है उसकी फैमिली के, उसके रहने के लिहाज से बनी हुई चीज़ है। तो ये एक मोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक इसके दूसरी ओर जाएंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ तब इन्होंने मोचरी बना दी यहाँ पर, कि जो पोस्टमार्टम वगैरह वो करते हैं। उसके थोड़ा सा पीछे जाके आज भी बलवंत तायल की फैमिली रहती है। बलवंत तायल के 4 लड़के हैं। बलवंत तायल के बारे में मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं कि बलवंत तायल को मोटे तौर पर लोग ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 का जो झंडा था वो उन्होंने लहराया था हिसार। तो वो बाद में मंत्री भी बने और नगर पालिका के पहले प्रधान भी बने अपने इलाके से। और फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। और तीनों आंदोलनों में वो जेल में गए गांधी जी के साथ रह के। और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ तो उनकी ससुराल जो है भिवानी थी, तो उनकी वाइफ को 6 दिन पहले बच्चा हुआ था और 6 दिन की बच्ची को ऊंट पे बैठ के लाई भिवानी से। और कटला रामलीला जगह जो किले के अंदर थी उस समय, सिर्फ अपने पति के चरण स्पर्श करने आई थी वो, ये कहकर कि आप देश के लिए जेल जाओ, मैं परिवार संभालूंगा। यानी 6 दिन की बच्ची को लेके एक माँ आज की तरह से कार में ट्रैवलिंग नहीं करती, ऊंट पे बैठ के आती है और ये कहकर उनको जेल जाने के लिए विदा देती है। फ्रीडम मूवमेंट को समझने के लिए ये अंदाज बहुत जरूरी है। लो, जैसे मैं वो बता रहा था कि 123 लोग, कहना बहुत आसान है, लेकिन सड़क पे लेटे हों और उठने का विकल्प हो और पहले की बाजू पर, टांग पर, सिर पर रोलर चढ़ा होगा, कुछ तो आवाज आई होगी, गाली दी होगी, कुछ तो चीख पुकार कुछ तो हुई होगी।
दूसरे के मन में क्या होया होगा, अब मेरी बारी आने वाली है, अब 123वां आदमी तो 123 बार मरा। यानी इन जगह को सिर्फ यूं बिल्डिंग देखने से या इनके ऊपर कोई उल्टा पुल्टा लिख देने से या नाम लिख देने से हम इनकी जो सेंटिनिटी है वो ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि इनके साथ जो त्याग, बलिदान, संघर्ष और विरासत है, यदि हम उसको समझ पाते हैं तो बिल्डिंग समझ में आती है। वरना ये ईंट है, ये पत्थर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी वो 40 फकीर जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति की बात मिलके करते थे, वो यदि हिसार में देखने को मिलते हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धि वाली बात है कि हम उस जगह के उस विरासत को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जो सामने पीली कोठी है उसके बारे में ज़्यादा बातचीत आप लोगों से नहीं कर पाया, और इतना ही है कि वो अंग्रेज़ों की पहली बिल्डिंग थी और 1857 के समय में जितने जजमेंट है वो वहाँ पर थे। और आज भी बच्चों वहाँ पर 2 नीम के पेड़ हैं जो 1857 में भी थे, और उनके ऊपर लगभग 3.5 महीने तक लोगों को फांसी तोड़ने का कार्यक्रम हुआ करता था। अर्थात अपराधियों को फांसी देने की प्रक्रिया जिन पेड़ों की टहनियों के ऊपर हुई है वो आज भी टहनियाँ हैं उस पीली कोठी के सामने। यानी ये सारी की सारी चीज़ें समझते हुए हमें आज़ादी, हिसार, विरासत और परंपरा समझना चाहिए। तो मोटा सा विचार यही है। किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई क्वेरी हो, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। और आपने मुझे 2.5-3 घंटे के लिए झेला, इसके लिए धन्यवाद। कोई भी किसी की क्वेरी हो, कोई बात हो, है कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई डाउट? हाँ जी, क्या है ये इसमें क्या मैंने बताया कि यहाँ फकीर रहे नीचे वाला एरिया, और फकीरों की फिर ये कब्र होगी, स्मारक होगी। ये संस्थापक है 39 आदमी का, और उसके फिर आगे ये 4 चेले रहे अलग अलग। हाँ जी, नहीं उसमें अंदर बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे आए, मतलब पीढ़ियाँ बदलती गई, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी, ये रहा है। और ये सारे 18वीं शताब्दी के।